आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। चीन के तियानजिन में आज से शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत दूसरे नेता भी शिरकत कर रहे हैं। इस बार ये शिखर सम्मेलन किसी और खास वजह से चर्चा में है। दरअसल इस शिखर सम्मेलन को भारत और चीन के खिलाफ अमेरिका के छेड़े गए टैरिफ युद्ध के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें दुनिया के 4 शक्तिशाली नेताओं में से 3 एक ही मंच पर जुटने वाले हैं। और जब दुनिया के 3 सबसे ताकतवर नेता एक साथ मंच पर होंगे तो पूरी दुनिया की निगाह शंघाई पर होगी, क्योंकि यहां से दुनिया के टैरिफ किंग बने यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप को क्या संदेश दिया जाएगा, और संदेश में क्या यह भी देने की कोशिश है जो आरआईसी अभी तक सपने के तौर पर देखा जाता है, वो साकार लेता नजर आता है। तो क्या अगर आरआईसी साकार हो गया तो अमेरिका दुनिया के जिस बाजार को नियंत्रण करने की कोशिश में जुटा है, उस बाजार को एक नया विकल्प मिल सकता है। इस विकल्प को लेकर हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर मेहमानों से भी बात करेंगे। जिनपिंग बोले जय हो, विपक्ष में भय हो। आरआईसी का भय, ट्रंप की बर्बादी तय। आरआईसी कमाल दिखाएगा, ट्रंप हाथ मलता रह जाएगा। एससीओ समिट से पहले तियानजिन में यह मुलाकात अमेरिका के लिए बड़ा संदेश दे गया। और संदेश ये कि जब विपरीत हालात होते हैं तो पुराने पड़ोसी साथ आते हैं, पुराने विवादों को सुलझाने और नए सिरे से रिश्तों की नई शुरुआत करने। और चीन के साथ भारत के रिश्तों की नई शुरुआत हो रही है। ऐसे वक्त में जब यूएस दुनिया के कई मुल्कों के साथ टैरिफ वार में जुटा है और भारत अब इसका माकूल जवाब देने के लिए तैयार हो गया है। पिछले वर्ष कयान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पहली मुलाकात तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई, लेकिन जब रसिया के राष्ट्रपति पुतिन के साथ जब ये तिकड़ी नजर आएगी तो पूरी दुनिया की नजर एससीओ समिट पर टिक जाएगी। और टिकेगी भी क्यों ना, क्योंकि कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि आरआईसी का सपना साकार हो सकता है। क्यों, तो यह भी जान लीजिए। जानकार तो यही मानते हैं कि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन गए थे तो उन्होंने रूस, भारत और चीन के गठजोड़ यानी आरआईसी को मजबूत किए जाने की जरूरत पर संकेतों में हामी भरती थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चीन में हैं, तो वहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इस पर चर्चा कर सकते हैं। ऐसे में आरआईसी के मजबूत किए जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। भारत, रूस और चीन के साथ आने से एक ऐसा मंच स्थापित होगा जिससे एशियाई शक्तियों को चुनिंदा मुद्दों पर समन्वय का मौका मिल सकेगा। अमेरिकी टैरिफ के दबाव के बीच चीन के लिए आरआईसी द्विपक्षीय तनावों की सीमा से परे समन्वय का एक मंच प्रदान करेगा। मास्को के लिहाज से इससे वैश्विक बदलावों को संतुलित करने के लिए एशियाई साझेदारी महत्वपूर्ण बन जाएगी। उधर दुनिया की नजर तीनों दिग्गजों की मुलाकात पर टिकी है। भविष्य में वर्ल्ड ऑर्डर की नई रूपरेखा तैयार की जा रही है, लेकिन भारत के सियासी गलियारे में
इसे लेकर अलग ही राजनीति हो रही है। माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब माय डियर फ्रेंड जी जिनपिंग हो गए इनके। अब हाथी पे चढ़ के मोदी जी थोड़े दिन घूमेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। पहले ही बताइए, क्या गलवान का न्याय मिला? क्या अप्रैल 2020 का जो स्टेटस को एंटी था वो फिर से स्थापित हुआ है? क्या हमारी सेनाएं, हमारे सुरक्षा बल वहां गश्त लगा पा रहे हैं जहां अप्रैल 2020 से पहले लगा पाते थे? इन सब का जवाब प्रधानमंत्री लेकर आएंगे या नहीं आएंगे? दोस्त बदलते रहते हैं, फिर दिल टूट जाता है, फिर नए दोस्त ढूंढते हैं। देश की तो हालत आपने देख ही ली, अर्थव्यवस्था की हालत देख ली, विदेश नीति की हालत देख ली। देखिए, भारत अपने आत्मसम्मान से और अपनी हितों से समझौता नहीं कर सकता। पीछे भी देखा गया है, तो जब भी कोई ऐसा विषय आया जहां भारत को अपने हितों की बात करनी है, तो हमने हर जगह देखा है कि भारत अपने हितों के लिए सबसे पहले खड़ा होता है। उसके बाद भी अगर कोई देश भारत के साथ अच्छा संबंध रखना चाहते हैं, स्वागत कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा है और इसमें कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री जी का जो इशारा है कि ड्रैगन और एलिफेंट, हाथी महाराज, ये दोनों अगर एक साथ चलते हैं तो भारत को हर हाल में विश्वगुरु बनने के लिए उसको हर कदम उठाना है। 2 दिनों तक चीन के तियानजिन में एससीओ समिट चलेगा। तमाम मुद्दों पर चर्चा भी होगी, लेकिन असर मुद्दा तो टैरिफ पर अमेरिकी दबाव की नीति को पस्त करने की होगी। और ट्रंप की इस नीति को कैसे पस्त किया जाएगा, इस पर इन तिकड़ी के साझा बयानों का इंतजार है, आरआईसी का, जो साकार हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आरआईसी की बात हो रही है, यानी रशिया, इंडिया और चाइना, और इसको एक ऐसे मार्केट और ऐसे हिस्से के रूप में देखा जा रहा है जो वर्तमान बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियों में एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ शाजिया इल्मी जी जुड़ रही हैं, प्रवक्ता बीजेपी से मेरे साथ जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है शाजिया जी आपका। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत भाई जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है सुरेंद्र भाई। मुस्कुरा आप वैसे ही रहे होंगे, और हाँ, आप मुस्कुरा दिए, आप वही हैं, आपका कंफर्मेशन टेस्ट हो गया। और मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर अजय दुआ, पूर्व वाणिज्य सचिव, मेरे साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आप तीनों मेहमानों से चर्चा करना शुरू करूं, मेरे साथ मेरी सहयोगी मेघा शर्मा, हमारी सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। मेघा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग, कनाडा में ब्रिक्स में भी इनकी मुलाकात हुई थी, कजान में भी पिछले साल इनकी मुलाकात हुई, और अब तियानजिन में मुलाकात ये थोड़ा बड़े लेवल पर हुई है, जब वर्ल्ड का ऑर्डर शायद रीसेट हो रहा है। क्या मैसेज निकल रहा है तियानजिन से? मेघा, थोड़ा एक्सप्लेन करें और वहां आपने जो देखा वो बताएं। जी, पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बात बता दूं कि जो एससीओ की ऑफिशियल एससीओ समिट की जो ऑफिशियल रिसेप्शन है वो इस समय शुरू हो चुकी है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अपनी वाइफ के साथ सारे गेस्ट को वेलकम कर रहे हैं। हेड्स ऑफ स्टेट्स, 24 कंट्रीज के हेड्स ऑफ स्टेट्स जो कि इस एससीओ समिट तियानजिन चाइना में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका बड़े ज़ोरों शोरों से स्वागत हो रहा है। ये जो एससीओ समिट हो रही है, जहाँ पे मैं हूँ इस समय, मीडिया सेंटर एससीओ समिट, उसकी बगल की जो बिल्डिंग है, बगल का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, वहाँ पर ये एससीओ समिट ऑफिशियल रिसेप्शन डिनर होस्ट किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि एक प्रेस ब्रीफिंग करने जा रही है कुछ ही क्षणों में, वो 9:30 बजे एक प्रेस ब्रीफिंग होगी। ये प्रेस ब्रीफिंग होगी इस बात को हाईलाइट करने के लिए, जो कि करीबन 1 घंटे जो चली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो आज सुबह हुई थी, उसके बारे में, उसके सेलियंट पॉइंट्स बताने के लिए, उसमें क्या वार्तालाप हुई डिटेल में बताने के लिए, क्या अग्रीमेंट्स हुए हैं, क्या कौन से मुद्दों पर ज़्यादा बातचीत हुई, ज़्यादा गहराई से इसमें वार्तालाप हुई, ये बताने के लिए MEA प्रेस ब्रीफिंग करेगी आज 9:30 बजे बीजिंग टाइम पर। तो हम उसका सीधा प्रसारण आपको देंगे और मैं उसके रिलेटेड जो सारी न्यूज़ अपडेट्स हैं वो आपको बताती रहूँगी। पर जब बात आए इंडिया और चाइना की,
और एससीओ समिट की, और एक जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने की कोशिश है यहाँ पर ग्लोबल साउथ की नेशंस को, जिसमें काफ़ी सारे ग्लोबल साउथ की नेशंस ये एससीओ समिट 2025 में पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक एक सक्सेसफुल इवेंट हुआ है। ये सक्सेसफुल इवेंट इसलिए हो पाया है क्योंकि ये जो यूएस का जो टैरिफ प्रेशर पड़ रहा है इंडिया, चाइना, रशिया पर तो पड़ ही रहा है, पर काफ़ी छोटी नेशंस पर भी ये टैरिफ का असर पड़ रहा है। काफ़ी सारी नेशंस जो आज एससीओ समिट में जुड़ी हैं, जैसे वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, टर्की हो गया, हम बात करें मिडिल ईस्टर्न नेशंस की, कतर, सऊदी अरेबिया, इन सब नेशंस को ट्रंप टैरिफ से जूझना पड़ रहा है, जिसके कारण उनका एक सिंगल माइंडेड एजेंडा है यहाँ पर कि कैसे हम एकजुट हो, कैसे रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स बने और कैसे मार्केट्स बढ़ाई जाए, मार्केट्स को ओपन किया जाए जो कि म्यूचुअली बेनिफिट हो एससीओ नेशंस को, या ग्लोबल साउथ में जो जितनी नेशंस हैं, चाहे हम जापान की बात कर लें, साउथ कोरिया की बात कर लें, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ब्राज़ील की बात करें, अर्जेंटीना की बात करें, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, ये सभी एकजुट एक यूनिसन में ये कहना चाहती हैं कि अब समय आ गया है एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसकी हम बात करते हैं, जब भी मल्टीलैटरल रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ा, बहुत अहम एग्जाम्पल है एक सक्सेसफुल पॉइंट रखने का, पोस्चरिंग रखने का, जो कि वेस्ट को ये संदेश भेज रहा है, अमेरिका को संदेश भेज रहा है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ये संदेश भेज रहा है कि यूनिलैटरल, अनजस्टिफाइड, इलीगल टैरिफ्स अगर इम्पोज किए जाएंगे, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ट्रीटी के तहत गलत सैंक्शंस हैं, गलत पेनल्टीज़ हैं, गलत टैरिफ्स हैं, तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और सारा विश्व ग्लोबल साउथ अमेरिका पर ही प्राइमरीली निर्भर नहीं है, उनके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं अपने इकोनॉमीज़ को बढ़ाने के लिए, अपने लोगों और अपने इकोनॉमी को बोल्स्टर करने के लिए, और ट्रंप टैरिफ से जूझने के लिए और भी समाधान है। मेघा, आप सही कह रही हैं। हालांकि आपने कहा कि 24 हेड्स ऑफ स्टेट वहां पर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़र, मेघा, मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन पर भी होगी। और मैं ये भी मानता हूं कि आप वहां ये सेंस कर रही होंगी कि एससीओ में जो चल रहा है उसको ज़्यादा यूएस डिप्लोमेसी इस वक्त नज़दीक से देख रही होगी। मेघा, फिलहाल बहुत शुक्रिया, आगे आपका रुख करेंगे, आप पूरा इसकी डिटेल हमारे सामने रखेंगी। मैं अपने खास मेहमानों का अब रुख कर लेता हूं। शाजिया इल्मी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जैसा मैंने बताया, प्रवक्ता बीजेपी, सुरेंद्र भाई राजपूत मेरे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस, और डॉक्टर अजय दुआ, पूर्व वाणिज्य सचिव, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शाजिया, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। मैंने बहुत कुछ इस टॉपिक से पहले मुझे भी पढ़ना पड़ा, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कई समीकरणों और वर्ल्ड ऑर्डर के रीसेट होने से था। तो मैंने सोचा मैं बहुत आसान सवाल से शुरुआत करूंगा कि मेरे दर्शक इस चर्चा को समझना उसी तरीके से शुरू करें जैसे आम आदमी समझता है। ड्रैगन और हाथी का साथ आना कितना जरूरी है, और एससीओ की समिट को भारत, चीन, रूस के अलावा क्या ज्यादा नजदीकी से अमेरिका इस वक्त देख रहा है? आदाब वर्ष और प्रणाम आप सबको, आपके दर्शकों को प्रणाम, शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, वाकई में सबकी नजरें इधर लगी हैं, और कुछ हम कह सकते हैं कि ये खास नजर और पैनी नजर अमेरिका की भी इस एससीओ समिट पर होगी। और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि पूरी अमेरिकी आर्थिक दबाव जो हमने देखा है टैरिफ्स के चलते, उसके खिलाफ एक तरह से एक माहौल भी बना है, और कई देशों को लगता है कि ये सही नहीं है, और इसमें कुछ ज्यादा कहना चाहिए कि रिजिडिटी के साथ वो सामने आया है। और भारत की जो विदेश नीति है उसमें एक बहुपक्षता जो हम लोग हमेशा चाहते हैं और संतुलन बनाना चाहते हैं, तो ये एससीओ समिट में उसका इस एजेंडे का बहुत बड़ा काम होगा, और मुझे लगता है इसको सेट इस तरह से किया जाएगा। भारत सिर्फ एक मेंबर नहीं है वहाँ पे, भारत एक एजेंडा सेटर है वहाँ पे, और चीन ने भी इस अवसर को भराया। भारत चाइना के संबंधों में आप देख रहे डिप्लोमेटिक थॉ हुआ, पिछले साल से हुआ, कजान का जिक्र आपने भी किया और आपकी संवाददाता से भी, तो डी एस्केलेशन हमारा हो चुका है। लेकिन अब इस नए ट्रोइका की क्यों जरूरत है कि एलिफेंट और ड्रैगन साथ में आए, और क्योंकि रशिया को तेल बेचने को लेकर
पूरा मसला बना है, हालांकि ये बहुत सालों से चल रहा है। एक चीज, दूसरी चीज, चाइना ज्यादा ऑयल खरीदता है और खुद अमेरिका भी काफी चीजें खरीदता है। उसके बावजूद ये क्यों हुआ? मुझे लगता है इसका ताल्लुक ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान के आसिम मुनीर हैं, जिस तरह से वो भागे और ट्रम्प जी की गोदी में बैठ गए, उनके नोबेल प्राइज देने की बात करने लगे, मुझे लगता है इसका भी कुछ इससे लेना देना है। बहरहाल 50% जो टैक्स की बात की जा रही है, टैरिफ्स की, वो पूरी तरह से ज्यादती है और इस बात का एहसास औरों को है। अब ऐसे मंच में आप देखिए कि उसको ये ट्रेड एम्बार्गो अगर होगा तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी व्यापारिक बाधा है। हमें और रास्ते ढूंढने होंगे और भारत को अमेरिका पर भरोसा कम करके चीन के साथ एक आर्थिक जुड़ाव, एक स्ट्रेटेजिक अलायंस और एक इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है, और वो ढूंढेगा, और मुझे लगता है इसको बहुत ही पैनी नजर से कहीं पे देखा जा रहा है और अमेरिका इसके बारे में कहेगा। नवारो जो ट्रम्प के एडवाइजर भी हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी बात कही जो जिसकी लैंग्वेज सही नहीं थी भारत को लेकर, और उन्होंने इस टैरिफ्स को जस्टिफाई किया है, जो कि मुझे लगता नहीं सही है। और बहुत से विश्लेषकों का ये मामला ये मानते जरूर है कि ट्रम्प के दबाव के चलते भारत को चाइना के ऑर्बिट में जाना पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई परमानेंट रिश्ते जो होते हैं देश के होते हैं, और भारत वही करेगा जो भारत के हक में हो। यानी कि पीएम साहब जहाँ पे जब जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय हित जो हमें सूट करेगा हम वही करेंगे, चाहे किसी के साथ रीसेट करना हो बैलेंस, या किसी के साथ रिविजिट करना हो पुरानी ऐतिहासिक रिश्तों को। रीसेट और रिविजिट, आपने बहुत अच्छी बात से अपनी बात को रखा यहाँ पर, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने भारतीय राजनीति को इसका हिस्सा अब तक नहीं बनाया आपने जवाब को, और बहुत अच्छा है क्योंकि प्रधानमंत्री चीन के तियानजिन में गए हुए हैं इस वक्त। मैं सुरेंद्र भाई आपका ही रुख करूंगा, उसके बाद डॉक्टर अजय दुआ आपके पास आंकड़ों के साथ बात करूंगा। सुरेंद्र भाई, ड्रैगन हाथी के साथ चल रहा है, हाथी ड्रैगन के साथ चल रहा है, ड्रैगन आग फेंकता है, हाथी पानी की फुहार रखता है, ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ये कैसे साथ चलेंगे। लेकिन सुरेंद्र भाई, हम चीजों को समझते हुए बातों को सामने रखें। भारत ने एक मैसेज तो दिया है कि भारत झुक नहीं रहा है, भारत ये कह रहा है कि फ्यूल के प्राइस, इस वक्त हम तस्वीरों पर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष, आता हूं सुरेंद्र भाई आपके पास, ये तस्वीरें सीधे तियानजिन से आ रही हैं। प्रधानमंत्री ठीक G20 की तरह आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, सभी राष्ट्रों के यहाँ पर झंडे, और प्रधानमंत्री का स्वागत किया शी जिनपिंग और फर्स्ट लेडी ऑफ चाइना ने इस वक्त, और प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े हैं, फोटो ऑप इस वक्त है, फोटो मिला रहे हैं। भाव भंगिमा को समझिए, हाथ बड़ी गर्मजोशी से मिलाए जा रहे हैं। क्या ये हाथ गर्मजोशी से जो मिलाए जा रहे हैं, रेड कारपेट पर सभी नेता हैं, ठीक G20 आपको याद आ रहा होगा 2022 का, वैसी ही तस्वीरें करीब करीब। क्या ये मुस्कान उस क्लिक के लिए सभी राष्ट्राध्यक्षों की है जो आगे बरसों बरस याद रखी जाएगी, या ये मुस्कान फिलहाल रीसेट और नए बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में इन सभी देशों के लिए बहुत ज़रूरी हो गई है? चीन और भारत केवल एससीओ में ही नहीं, ब्रिक्स में भी एक ऐसे हिस्से हैं जहां पर ट्रंप को खासी तकलीफ हुई है। डॉलर के डिग्रेडेशन को लेकर ट्रंप ने ब्रिक्स को पहले ही कहा, चेतावनी दे दी थी, उसके बावजूद ब्रिक्स कंट्रीज ने कहा कि हम लोग अब डॉलर को साइड में रखकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। क्या एससीओ में जो कुछ हो रहा है, प्रधानमंत्री की भाव भंगिमा को देखिए, मैं नहीं समझ पा रहा कि इसमें प्रधानमंत्री की भाव भंगिमा कहीं से भी दिल्ली से अलग है, वैसे ही हाथ आगे बढ़ाकर उन्होंने हाथ मिलाया। ये तस्वीरें मेरे ख्याल से और राष्ट्राध्यक्षों की भी आएंगी धीरे धीरे। हम ये तस्वीरें, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री इस वक्त सभी आगे खड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी, वो जो बड़ी तस्वीर अभी आई थी, एक ही मंच पर एससीओ के सभी देश थे, उसमें प्रधानमंत्री मोदी अपने अलग भारतीय परिधान में इस वक्त मौजूद दिखाई पड़ रहे हैं। खैर, ये तस्वीरें तो आती रहेंगी और आज बहुत तस्वीरें आएंगी वहाँ पर क्या हो रहा है, मैसेज कहाँ किसको जा रहा है, किसको क्या संदेश दिया जा रहा है। लेकिन सुरेंद्र भाई, भारत ने कोशिश जो अब तक पोस्चरिंग की है और जो दिखाया है, भारत ने ये कहा है कि हम किससे फ्यूल लेंगे ये वॉशिंगटन में तय नहीं होगा, ये तय होगा दिल्ली में। और शायद कहीं बहुत यही बात बहुत ज़्यादा अखर गई है ट्रंप को
लेकिन ट्रंप को और भी कई बातें अखरी होंगी, वो अलग रखता हूं, नोबेल प्राइज की वो सारी बातें जो हों। क्या भारत ये जानता है कि चीन के साथ अभी भारत का पावर बैलेंस नहीं है और भारत को अमेरिका की फिलहाल ज़रूरत है, ये दुनिया भी जानती है। और अगर अमेरिका भारत का दुश्मन बनता है सुरेंद्र भाई, तो क्या भारत को यह दिखाने का विकल्प नहीं है कि वह अमेरिका को यह बता सके कि हम और ऑप्शन तलाश सकते हैं? सुरेंद्र जी, विस्तार से आपका जवाब। राजीव भाई, मेरी तो समझ रहे, आप तो पूरा जितना सवाल पूछे मैं भ्रमित हो गया हूं। हम तो एक बात कहते हैं ना कि अभी जो आपने कहा कि हाथ मिला रहे थे मोदी जी, भाई मिलाएंगे ही। वो एक था ना कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासलों से मिला करो। क्यों नहीं गले मिले अब के जी को, क्यों नहीं गले मिले इस बार, क्यों सिर्फ हाथ मिलाया? आप इस चीज को देखेंगे ना। अब आप आइए मुख्य मुद्दों पर, जो भी शाजिया जी कह रही थी, सारी चीज, शाजिया जी भी हमारी साथी हैं, वो भी चाहती है चीन के ऊपर विश्वास ना किया जाए। क्यों? क्योंकि चीन गलवान का गद्दार है। हमारे 20 सैनिकों की हत्या की है चीन ने, क्योंकि चीन जो है ना पाकिस्तान का यार है। पाकिस्तान का यार किस लिए है? क्योंकि चीन ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध आतंकी मंसूबों में सैन्य सहायता दी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सही नहीं सही कह रहे हैं, बाकायदा हमारे सीडीएस अनिल चौहान कह रहे हैं। सही सुनिए ना, मैं मतलब आपको बताऊं, ऐसे चीन पर आप विश्वास करने जा रहे? जिस चीन ने, जब चीन के राष्ट्रपति यहां पर थे उस समय वो हमारी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा था। अप्रैल 2020 से पहले का जो स्टेटस को एंटे है उसको उसने अभी तक वो नहीं किया। हमारी सेना उन जगहों तक गश्त नहीं कर सकती जहां तक वो अप्रैल 2020 से पहले तक कर सकती थी। अरुणाचल में उसने एक नया गांव बसा लिया अनधिकृत रूप से, उसको नहीं हटाया। और यहां पर हम लोग अब आज की डेट में, कल तक डोनाल्ड ट्रंप के नमस्ते ट्रंप, हाउडी ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार करते थे। अब जो है नमस्ते जी जिनपिंग, नमस्ते ये हाउडी, ये सारी चीजें हम अब चीन के साथ कर रहे हैं। क्या विदेश नीति को मजाक बना दिया है नरेंद्र मोदी जी ने या उनकी सरकार ने? आज की डेट में 100 अरब से ज्यादा डॉलर का हमारा घाटा है चाइना से। अब बहुत अच्छा व्यापार करेंगे तो क्या हिंदुस्तान को 200 अरब डॉलर का घाटा देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान को? क्या हिंदुस्तान की सरकार ऐसे लोगों को रुपया देना चाहती है जो अपना रुपया और अपनी तकनीक पाकिस्तान को देते हैं और पाकिस्तान हमारे यहां आतंक एक्सपोर्ट करता है? ऐसे लोगों को एक साथ आप चलना चाहते हैं? और ये भी उस समय पे आप बात कर रहे हैं, शाजिया जी भी कह रही थी और आप भी कह रहे थे और आपकी पत्रकार भी कह रही थी वहां से कि साहब वो टैरिफ वॉर है, टैरिफ वॉर है, टैरिफ वॉर है। 50% टैरिफ हमारे ऊपर लगाया है, बिल्कुल लगाया, लेकिन उनके कॉटन को हमने अभी कर मुक्त कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी मुक्त कर दिया। क्यों नहीं हमने उनके कॉटन पर 50% टैरिफ क्या नाम जवाबी लगाया? ये आत्मसमर्पण नहीं तो क्या है नरेंद्र मोदी जी की सरकार का? अमेरिका हमारे उत्पादों पर 50% राजीव भाई टैरिफ लगा रहा है, हम उनके कॉटन को इंपोर्ट ड्यूटी मुक्त कर रहे हैं। आप इस चीज को देखिए, तो आप सरेंडर कर रहे हैं पूरी तरीके से, अमेरिका के सामने भी सरेंडर कर रहे हैं और चीन के सामने भी सरेंडर कर रहे हैं। जितना तेल हम खरीदते हैं रूस से, उससे दुगना तेल चीन खरीदता है, लेकिन चीन के ऊपर तो अभी टैरिफ नहीं लगाया। क्यों? चीन ने कहा था तुम टैरिफ लगाओ, हम डबल टैरिफ लगा देंगे। उनके ऊपर, चीन के ऊपर 100% टैरिफ लगाया उन्होंने, अमेरिका वालों ने। चीन ने उनके ऊपर 125% टैरिफ, दोनों का टैरिफ ध्वस्त हो गया। उन्होंने कहा नहीं लगाएंगे। तो आदमी मजबूत आदमी के साथ व्यापार करता है, सरेंडर नरेंद्र के साथ व्यापार नहीं करता है। ये मैं आपको पहले बता दूं। आज की डेट में जो चीन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, जो चीन अपने लाभ के लिए हमसे व्यापार बढ़ाना चाहता है कि पहले से 100 अरब डॉलर का घाटा है हमको, व्यापार इनबैलेंस है हमारा, तो अब क्या हम 200 अरब डॉलर का घाटा सहना चाहते हैं? और वही अमेरिका, जो अमेरिका हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा रहा है, वो अमेरिका को हम उनका कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दे रहे हैं। ये कौन सा व्यापार है, ये कौन सा गणित है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो आप बता दीजिए।
भारत की व्यापार नीति बिल्कुल मल्टीलेटरल पोलर वर्ल्ड होना चाहिए, हम तो बिल्कुल मानते हैं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम को भी मानते हैं। क्या नाम, नेहरू जी ने नासिर और टीटो के साथ नॉन अलाइंग मूवमेंट को भी तैयार किया था, नॉन अलाइंग मूवमेंट की इंदिरा जी अध्यक्ष भी रही थी। 143 देशों को हमने यहां पर वो किया था, होस्ट किया था। 71 में हमने अमेरिका को भी कहा था तुम्हारा 7th फ्लीट आए, चाहे 70th फ्लीट आए, हम तो बांग्लादेश बना के रहेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कभी चाइना के सामने समर्पण करती है, कभी अमेरिका के सामने समर्पण करती है। और ये दोनों लोगों का मानस पुत्र पाकिस्तान है। चीन का मानस पुत्र पाकिस्तान ना हो तो बता दीजिए, और अमेरिका का मानस पुत्र पाकिस्तान ना हो तो बता दीजिए। दोनों अपने जैसे सगा बेटा होता है ऐसे पाकिस्तानी बच्चे को क्या झुला रहे हैं, आतंकी पाकिस्तानी को, और हम लोग उनके यहां जाकर के नमस्ते ट्रंप कर रहे हैं। अब की बार ट्रंप सरकार कर रहे हैं। मैं आपके सवाल से डॉक्टर अजय दुआ को अब लाना चाहूंगा, उनको पानी पिला रहे। अभी सुरेंद्र भाई पूरा मौका अभी और भी देंगे, लेकिन आपके इस सवाल को मैं डॉक्टर अजय दुआ के पास लाऊंगा जो कि पूर्व वाणिज्य सचिव हैं। डॉक्टर अजय दुआ, अभी सुरेंद्र राजपूत ये कह रहे थे कि 50% का टैरिफ लगाया, हमने उनको रियायत देनी शुरू कर दी, क्यों नहीं हमने चीन की तरह से टैरिफ लगा दिया। जब चीन के ऊपर 145% का टैरिफ लगाया था, चीन ने 125% उसे कर दिया था उठाकर। क्या मैं इस तर्क को आपके सामने रख सकता हूं? मैंने जितना जानने की कोशिश की, क्या भारत की दिक्कत यह है कि चीन की तरह भारत के पास कोई रेयर अर्थ मिनरल्स जैसा कोई ऐसा हथियार नहीं है जिससे यूएस की टेक्नोलॉजी और उनकी डिफेंस सेक्टर को हम झटका दे सके, और भारत का जो निर्यात है वो ऐसा है नहीं जिसका वो ऑप्शन न तलाश सके। डॉक्टर अजय दुआ, जरा सा एससीओ के परिप्रेक्ष्य में राजपूत भाई की इस बात को लेकर इसका जवाब दे। धन्यवाद राजीव जी, बहुत स्वागत सर। मैं पहले मुझे लग रहा है कि आवाज थोड़ी सी खराब आ रही है सर। डॉक्टर अजय दुआ जो हमारे साथ है, मैं इसी सवाल के साथ डॉक्टर अजय दुआ जैसे उनकी आवाज़ ठीक होती है ये सवाल ही उनके पास ले जाऊंगा, क्योंकि ये सवाल कनेक्टिंग सवाल है। लेकिन शादिया, अभी जो कुछ सुरेंद्र भाई ने कहा वो उस पर आप भी बोल चुकी थी, उस पर काफ़ी चर्चा भी हो रही है, देश में भी चर्चा होगी इस दौरे पर क्या है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जो सिचुएशन बन रही है, क्या नॉन अलाइनमेंट की बात करने वाला भारत वर्तमान विश्व परिस्थितियों में उस पर एक खेमा चुनने के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा है? और अगर हाँ, तो क्या भारत सरकार को, फॉरेन मिनिस्ट्री को ये लगता है कि ये गंभीर खतरा हो सकता है? क्योंकि जो ट्रंप कर रहे हैं उससे भारत ट्रंप को जवाब दे रहा है कि हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन इससे खेमा चुनने की तरफ भारत नहीं जा रहा है क्या? सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि जो सुरेंद्र राजपूत की कॉटन ड्यूटी की जो बात है, वो सिर्फ भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसमें 4.5 लाख लोगों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, उनको बचाने के लिए और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है। और इसमें कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, उनकी तरफ से कहना है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी का एग्जेम्पशन है वो बहुत बड़ा एक सपोर्ट होगा इंडियन टेक्सटाइल को, और जो अपैरल सेक्टर जिसे कहा जाता है, जो अभी जूझ रहे हैं इससे, कम से कम उनका नुकसान नहीं होगा और उनका काम चलता रहेगा। इसलिए इम्पोर्ट ड्यूटी को हटाया गया है, सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए। काश कि भारत और भारतीय का इंटरेस्ट देखते। अगर इनको भारत की फिक्र होती और भारतीयों की फिक्र होती तो ये ऐसी बात नहीं करते। वो भी जानते हैं कि भारत आंख से आंख मिलाकर बाकायदा यूएस के सामने खड़ा हुआ है और विकल्प भी ढूंढ रहा है, अलग अलग रास्ते भी ढूंढ रहा है और अपने रिश्तों को और मजबूत कर रहा है। और जहाँ रिश्ते अच्छे नहीं है वहाँ उनको ठीक से रखने की कोशिश कर रहा है और उसमें कामयाब भी हो रहा है। बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि एक देश है भारत, जिसने खड़े होकर कहा कि भाई आप कुछ भी बोलिए, हम तो ये नहीं कहेंगे कि मध्यस्थता आपकी तरफ से हुई है। सबसे पहले तो ये। दूसरी बात, चाहे वो जापान हो, चाहे वो और देश हो, चाहे वो रशिया हो और चाइना हो, एक नए ट्रॉयका के साथ एक जो एशियाई पावर जो दिखाई देगा, मुझे लगता है वो काउंटर बहुत ज़रूरी है। और ये काउंटर देना इस वक्त और मजबूती से अपने आप को पेश करना, पूरा ये आर्ट ऑफ नेगोशिएशन है और ट्रेड वॉर्स में ऐसा होता है। लेकिन जो कॉटन की बात सुरेंद्र राजपूत ने कही थी, काश इनको एक गरीब कपास का जो खेती करता है या टेक्सटाइल की जो छोटी कंपनी है एमएसएमई,
काश उसकी फिक्र होती। ये राहत उनके लिए दी गई है भाई साहब, आपके लिए नहीं। वो राहत इसलिए दी गई है ताकि ड्यूटी कम हो जाए और उनका माल बिकता रहे, उनको इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। और ये जानबूझ के निर्मला सीतारमण जी ने इसका ऐलान किया है, जिसके बारे में सारे के सारे इंडस्ट्री ने स्वागत किया है और शुक्रिया कहा है कि कम से कम जो हमारे कॉटन और टेक्सटाइल से जुड़े हुए जो निर्याता है वो है, उनको नुकसान नहीं होगा। ये वजह है। थोड़ा पढ़िए तो ठीक से पढ़िए और समझ कर बोलिए। और अब मेरे सवाल का जवाब भी तो बताइए। जो मेरा सवाल था आपने सुरेंद्र भाई को जवाब दे दिया, वो भी अब आप जब मैं आऊंगा इसका जवाब राजीव भाई इसका छोटा सा जवाब ले लीजिए। हाँ बोलिए सुरेंद्र भाई। शाजिया जी ने हमें तो अनपढ़ कह दिया, कोई बात नहीं, हम तो अनपढ़ नहीं कहा। मेरे अपनी आपका शब्द अनपढ़, अगर आप अपने को अनपढ़ मानते हैं तो बोलिए, मैंने ही नहीं कहा। मैंने कहा ठीक से पढ़िए। ठीक से पढ़ना और अनपढ़ में फर्क है। देखिए ना कि दुनिया देख रही है कि आप कैसे फिर से जलेबी बना रहे हैं। सबने सुना यहाँ पे, मैंने अनपढ़ नहीं कहा। इन्होंने सच बोलिए। ठीक है अब उनको बोलने दिए, हो गई शब्दों की बाजीगरी। सुरेंद्र भाई बाजीगरी नहीं, जो मैंने शब्द बोले वो आपने नहीं बोला, मैं मानता हूँ। आपने कहा कि इस बारे में वो पढ़ लें, आपने अनपढ़ नहीं कहा। अनपढ़ मैंने नहीं कहा। हाँ मैंने सुना। शाजिया इल्मी ने अनपढ़ नहीं कहा, हम कहते हैं शाजिया इल्मी ने अनपढ़ नहीं कहा, हमने पढ़ा नहीं। शाजिया जी हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे देश का 13 करोड़ किसान का कपास हिंदुस्तान में पड़ा है, उसका रेट आप खत्म कर उसका होगा क्या जिस एक्सपोर्टर का, अगर ड्यूटी कम नहीं होगी, मजबूर कर रही। सुन लीजिए आप बीच में क्या है राजीव, ये आप वो कर रहे हैं या ये देख रहे हैं आप? शाजिया ये है थोड़ा पढ़ लीजिए आप, हो सकता है किसानों के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। किसान आत्महत्या कर रहा है, आपको शर्म नहीं आ रही है? आपको शर्म नहीं आ रही है कि विदेश से कॉटन ला करके आप हिंदुस्तान में रख रही हैं और हिंदुस्तान के किसान का कॉटन सरकार नहीं खरीद रही है? हिंदुस्तान के किसान को क्या नाम कॉटन बेचने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, वो आत्महत्या कर रहा है, उसके पास क्रेडिट लाइन नहीं मिल रही है। आप बात कर रही हैं, आपको मालूम है इस बात कि किस तरीके से आप झूठ बोल रही हैं और किस तरीके से आप देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए भारत के किसानों को मार दे रही हैं। That exemption comes during the beginning of cotton season. मेरे ख्याल से मुझे मेरे सवालों का भी ऐसा है ना, मेरी कांग्रेस का भी इनको दे दीजिएगा। शाजिया इल्मी को मैं हट रहा हूं, किसानों की यूनियन नहीं। सुरेंद्र भाई आप तो पुराने हैं, आप ऐसी तल्ख डिबेट के माहिर हैं और शाजिया भी। आप लोग अगर अपने लिए दायरे नहीं रखेंगे थोड़े, तो मैं मॉडरेटर में आप लोगों के सामने, क्योंकि आप लोग सम्मानित मेहमान हैं, सुरेंद्र भाई अपना जवाब दे। और शाजिया मेरे सवाल का जवाब आप भी इसके बाद दीजिएगा। मेरा सवाल आपसे था शाजिया कि भारत पर एक खेमा चुनने के लिए अब दबाव तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन सुरेंद्र भाई पहले जल्दी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर शाजिया जवाब दे देंगे। दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसका घर छोड़ के तो किधर जाऊंगा, मैं कदा छोड़ दूंगा तो भी मर जाऊंगा। इधर भी समर्पण कर रहे हैं, ट्रंप के सामने भी और चीन के सामने भी समर्पण। हमारे हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को इन्होंने खत्म करने का काम किया है। एक तरफ मेरा किसान मर रहा है चूंकि उसकी कॉटन रखी हुई है, उसकी कॉटन को खरीद नहीं रहा कोई। दूसरी तरफ हमारी विदेश से जो कॉटन आ रही है अमेरिका की, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर रहे हैं। किसके नाम पर फ्री कर रहे हैं? कि साहब हमारा एक्सपोर्ट कैसे ठीक हो जाएगा जब वहां टैरिफ 50% लगा हुआ है? कैसे ठीक हो जाएगा? हमारा किसान भी अब मर रहा है, हमारा व्यापारी भी मर रहा है। दोनों चीजें आपकी वजह से मर रही हैं। इसलिए मर रही है चूंकि आप चंद उद्योगपतियों को लाभ देना चाहती। आप चाहते नहीं, चूंकि आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है। आप चाहते नहीं है कि अमेरिका को आप लाल लाल आंखें दिखा सके। आप ये नहीं चाहते। आपने इस बीच में जितनी हैवी इंडस्ट्रीज की आपने प्रिक्योरमेंट करने की बात की है, उसको क्यों नहीं रोका आपने? उस पर अच्छा सुरेंद्र भाई क्या ये अमेरिका को लाल आंखें नहीं दिखाई गई है कि अमेरिका यहां पर कह रहा था कि आपको तेल एक बूंद नहीं लेना है? हमारा टाइम टेस्टेड पार्टनर है 71 का वॉर का रशिया, हमने स्टैंड लिया कि हम लेंगे और आप कुछ नहीं कर सकते। क्या ये लाल आंखें दिखाना नहीं है कि परेशान होकर उनको टैरिफ बढ़ाने पड़े? आपको मालूम है कि क्या हुआ है? आपको मालूम है कि रूस ने पाकिस्तान के साथ कौन सी डील कर ली है? जानकारी है आपको इस बात की? आप बताइए। आज की डेट में हमने हमारे अपने ट्रस्टेड पार्टनर को भी खो दिया है। हमने अपने ट्रस्टेड पार्टनर रूस को भी खो दिया है।
आपको मालूम है भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण वो उसके अपने ट्रस्टेड पार्टनर रूट्स को भी खो दिया। और रही बात सस्ते तेल की, तो इस सस्ते तेल का लाभ, राजीव भाई, कितने रुपए लीटर तेल कम हुआ आपका? 40% तेल के ड्रॉप में इंटरनेशनल प्राइस से वो अडानी को गया फायदा, और बाकायदा उसने प्रोसेस करके तेल को यूरोप भेजा। हमारे हिंदुस्तान के आम नागरिक को शाजिया इल्मी की गाड़ी में अगर तेल सस्ता पड़ा हो, अजय दुआ की गाड़ी में तेल सस्ता पड़ा हो, या राजीव किस गाड़ी में तेल सस्ता पड़ा हो, तो आप बताइए। चलिए तो चलिए अजय दुआ की तेल सस्ता पड़ा हो तो बता दीजिए आप। नहीं आज हमें ये बताइए कि फायदा लेंगे अंबानी और मरेगा आम जनता। सुरेंद्र भाई, हमने रूस को तब मदद करते हुए देखा था जब 71 में हमारा देश इंदिरा जी के नेतृत्व में लड़ रहा था। आज रूस को इस 71 में तो किया ही किया था, भारत ने मदद की। में इंदिरा गांधी थी। नहीं, अब आप उसमें अगर ये ले आएंगे कोई कि नहीं, अडानी अंबानी है, फिर आप पॉकेट में ले जा रहे हैं। डॉक्टर अजय दुआ, क्या भारत के ऊपर 127.7 अरब डॉलर का पूरा व्यापार है और नुकसान उठाएंगे 48 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स चीन और भारत का साझेदार। मैंने आपसे सवाल जब पूछा था कि भारत पावर बैलेंस नहीं है, कई चीजें हैं, क्या मैसेज दे रहा है? क्या जो अभी चर्चा में निकल रहा है, भारत यहां पर तियानजिन में मुलाकात में भारत क्या बैक ट्रैक पर होकर जा रहा है, पीछे हटते हुए जा रहा है, या भारत अपनी बात पुख्ता तरीके से रखकर पोस्चर दे रहा है वहां पर? डॉक्टर अजय दुआ। राजीव जी, मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार से भारत पीछे नहीं जा रहा। जैसे अभी कहा गया था कि हमें ट्रम्प साहब को उत्तर देना है कि हमारे पास कोई रेयर अर्थ नहीं है जिससे हमारे पास कोई ऐसे लीवरेज नहीं है, पर हमारे पास और कई यंत्र हैं। हम चीन से भी दोस्ती कर सकते हैं, रशिया तो हमारा दोस्त है ही। और आप जरा याद देख के, जैसे आज कहा गया कि 280 करोड़ लोग चीन और भारत में ही हैं, रशिया का मिला लीजिए तो आपके पास दुनिया की आधी पॉपुलेशन तो आप ये 3-4 देशों में ही है। कि आप जरा सोच समझ के करिए क्या करना चाहते हैं। आप एक दूसरे को अभी तक जो लड़ाते रहे थे, आपस में लड़ाई करा के आप रूल करते थे, दुनिया की सुपर पावर बन रहे थे, वो अब नहीं चलेगा। कारण तीनों देश, हम ये नहीं करे एकदम साथ जुड़ गए हैं कि आज RIC बन गई, पर हमने पहला कदम जरूर लेंगे तीनों देश जब चीन में मिलकर बातचीत कर रहे हैं। मैं इतना ही चाहता हूं कहना कि मैं आशा रखता हूं कि ये मोदी जी अलग अलग ही व्लादिमीर पुतिन साहब और शी साहब को अभी इस बार ही मिल रहे हैं, पर शीघ्र ही ये तीनों नेता भी अलग आपस में मिलेंगे और जो दुनिया के सामने चुनौती आई हुई है व्यापार की और कई किस्म के दूसरे विषयों के भी, जियोपॉलिटिकल विषयों की भी, कि वो उत्तर एक साथ आके देंगे। जब ये मैं साथ की बात कर रहा हूं, मुझे ये पूरा ज्ञान है कि हमारा प्रगति चीन के साथ ट्रेड में, जियोपॉलिटिकली, हमारे बॉर्डर के विषय, वो ग्रेजुअली होगा, आस्ते आस्ते उसका सल्यूशन निकलेगा। कारण हमारे बॉर्डर का कब से डिस्प्यूट चल रहा है, 1962 में जब लड़ाई हुई थी, 63 साल हो गए उस बात को। हमें चीन के साथ कई विषयों के बारे में बात करनी है, पर अभी पिछले 5 साल हम कोई बात भी नहीं कर पा रहे थे। कारण हम सबको मालूम है कि क्यों था। और अब हमने स्पष्ट रूप से, जब वांग यी साहब मोदी जी को निमंत्रण लेके आए थे शी साहब का कि चीन आइए, उसमें भी कहा गया, उससे पहले NSA के साथ जब मुलाकात हुई, क्या हम चीन के साथ अपना पीस चाहते हैं, बट सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। हम चीन के साथ अपना लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप करना चाहते हैं, छोटी नहीं। मतलब कि हमें मालूम है कि यह टप्पे टप्पे में हम आगे जाएंगे, एकदम हमारा रेट बन जाएगा, हम उत्तर चीन को, अमेरिका को दे पाएंगे। मैं उसकी अपेक्षा नहीं कर रहा, पर जरूर कि ये देश तीनों एक साथ आ सकते हैं। आके दुनिया में कोई ताकत नहीं हो सकती अमेरिका का भी, जो इनको फिर आगे जैसे आज व्यवहार करना चाह रहा है। चीन ने तो अपने को बचा लिया है,
ये कह के देखिए हम भी आपको उत्तर दे सकते हैं, मटेरियल है, मैं मिलिट्री पावर भी हूँ। थोड़ा वो ट्रम्प साहब पुतिन जी को बुली करना चाह रहे हैं, वो हिंदुस्तान का प्रयोग, भारत का प्रयोग कर रहे हैं। पहले अभी तक क्या उनको तेल का बात मालूम नहीं था कि 3 साल से चल रहा है। बाइडेन साहब एंकरेज कर रहे थे। बाइडेन साहब की जो सेक्रेटरी होती थी, उस ट्रेजरी की सेक्रेटरी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये हिंदू दुनिया में, विश्व में जो भारत जो तेल खरीद रहा है उससे प्राइसेस सॉफ्ट हो रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है। और उन्होंने दो चार अड़चने नहीं, 2-4 कंडीशंस भी डाली थी कि आप इस प्राइस से कम का ही तेल खरीद सकते हो। जो रशिया, हमने बिल्कुल वही किया, रशिया ने डिस्काउंट दिया और हमने उस रेट पे लिया। ठीक है। डॉक्टर अजय दुआ, एक और एक्सपर्ट्स के बीच में बातचीत हो रही है, अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो खुल के करें ना। प्रधानमंत्री मोदी इस बार एससीओ में तियानजिन पहुंचे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी की स्थिति उतनी ताकतवर नहीं मानी जा रही जितनी ताकतवर अक्सर बात की जाती रही थी, क्योंकि ट्रंप ने निशाना बनाया है, प्रधानमंत्री को अमेरिका को जवाब देना है और दुनिया को यह बताना है, क्योंकि चीन के अलावा बाकी सारे देश करीब करीब सरेंडर कर गए थे। उनके पास दबाव बनाने की कोई ताकत नहीं है प्रधानमंत्री के पास क्या? क्योंकि ट्रंप से भी निपटना है और चीन तो भारत से दोस्ताना रिश्ते चाहता है, लेकिन वो जो एलएसी है उसके ऊपर कुछ नहीं चाहता, रेयर अर्थ पर बात नहीं करना चाहता, गलवान पर नहीं बात करना चाहता, तिब्बत पर नहीं बात करना चाहता, पाकिस्तान को सपोर्ट वो लगातार करता रहता है। तो इस बार प्रधानमंत्री की मौजूदगी क्या उतनी ताकतवर है? इसमें पोस्चर तो दिख रहा है। देखिए जी, मैं ये कहूंगा कि ट्रंप साहब ने एक्शन लिया भारत के विरुद्ध, उससे थोड़ा सा हमारी छवि और हमारा स्टैंड में प्रभाव पड़ा है कि भारत के ऊपर प्रेशर आया हुआ है। ये सबको मालूम है, मोदी जी को भी, शी जिनपिंग साहब को भी, व्लादिमीर पुतिन साहब को भी। पर वो सबको ये भी मालूम है, तीनों अमेरिका, चीन, रूस, कि भारत को जो अब दुनिया की चौथी इकोनॉमिक पावर हो गया है, प्रगति 6 से 7% हर साल हो रही है, और हर चीज में जो पहले की तुलना में हर साल 2 साल में भारत की प्रगति आगे हो रही है। और अगर आज 7 साल बाद मोदी जी गए हैं तो 7 साल पहले जो भारत की परिस्थिति थी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, वो अलग थी, उससे बढ़ के ही हुई है, कम नहीं हुई। अमेरिका का सब लोग जानते हैं रवैया ट्रंप साहब क्यों कर रहे हैं। मैं उस विषय में आपका और सबका समय नहीं लेना चाहता, पर वो टेम्परेरी है। देखिए, मेरे हिसाब से जो पेनल्टी लगाई गई है रशिया को पनिश करने के लिए भारत के थ्रू, वो मेरे हिसाब से ज्यादा देर नहीं टिकेगी। वो तो अगर यूक्रेन का भी मामला तय करना है रशिया के साथ, रूस ही कहने वाला है कि आप ये चीजें बंद करिए। प्रश्न है कि बाकी जो 25% लगाइए वो भी ज्यादा है थोड़ी, पर 25% हम थोड़ी देर के लिए झेल लेंगे जब तक हमारा ठीक है सर, ठीक है। मैं अब शाजिया इल्मी का रुख करूंगा। शाजिया, भारत के लिए चुनौती अब नहीं है कि कभी भारत और रूस जो करीबी थे उसमें चीन के साथ भारत का टकराव भी बहुत ज्यादा यहां पर रोल प्ले करता था, लेकिन आज भारत जानता है कि रूस और चीन भारत से कहीं ज्यादा नजदीक हैं बिकॉज ऑफ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जो चीन ने मदद की है अमेरिका के सामने आते हुए रूस की। तो ये भारत के लिए एक चुनौती नहीं है एससीओ में कि उसका सबसे नजदीकी दोस्त आज चीन का दोस्त है? क्या था पाकिस्तान के बारे में के संदर्भ में कि वो चाइना का एक तरह से वैसल स्टेट बन गया है और चाइना उसमें बहुत इन्वेस्टेड है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं चीन को भी इस बात का आभास है कि पाकिस्तान कैसे अमेरिका की गोद में बैठ गया है? और 2-3 दिन पहले ट्रंप ने 200% टैरिफ लगाने की चाइना पर भी बात की है। तो उन दोनों के बीच में रिश्ते बहुत ही शानदार नहीं है। और अगर आप देखेंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया बदलाव की तरफ जा रही है। और सोचिएगा, चीन के प्रेसिडेंट ये बात कह रहे हैं और कह रहे हैं भारत और इंडिया सबसे पुरानी सिविलाइजेशन से, सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं और ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। ऐसे में दोस्त बने रहना और पड़ोसी अच्छे बनना वक्त की जरूरत है। तो मुझे लगता है ये शब्द काफी कुछ कहते हैं। और जिस तरह से पूरा
उथल पुथल हो गई है ट्रम्प के टैरिफ के नए दबाव से, तो मुझे लगता है कई पुराने समीकरण इससे बदल भी रहे हैं। और समीकरण इसलिए भी बदले हैं कि जहां तक आपको लगता नहीं चीन को इस बात का एहसास है कि उनका जो बिल्कुल पिट्ठू जो माना जाता है पाकिस्तान, वो अमेरिका के पास चला गया है। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, हम उसको फिक्स करके नहीं देख सकते। हम सिर्फ इसलिए कि हम एक ऑपोजिशन की पार्टी में है हर वक्त जहर नहीं उगल सकते। नहीं, वो अपनी बात रख रहे हैं शाजिया, वो अपनी उनकी बात है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं क्या चीन हमारे साथ क्या कर रहा है ऐसा? चीन एलएसी पर बात नहीं करना चाहता, चीन हमारे साथ ट्रेड को लेकर वो जो इम्बैलेंस है उस पर बात, तिब्बत पर कोई बात नहीं, गलवान पर कोई बात नहीं। वो जो 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के जब आए थे तब उन्होंने चीन के साथ हाथ बढ़ाए थे और एक आगे बढ़ने की सोच की थी। चीन ने वही किया जो चीन को करना था। चीन को उस पर भी अभी भी रिग्रेट नहीं है, लेकिन उसे आगे बढ़ना है क्योंकि उसे ट्रंप दिख रहा है। देखिए, जहां तक बात है खासतौर से ट्रेड और टैरिफ्स की, तो वो WTO में होंगे, ये SCO में तो उसका एजेंडा होता है। WTO का क्या बचा है संदर्भ आज की डेट में? पाकिस्तान के आतंकवाद पर और चाहे बॉर्डर पर और एक तरह के और अंडरस्टैंडिंग व्यापार को लेकर, क्योंकि एक घाटा भी है, इम्बैलेंस जो है उसको तो एड्रेस किया जा सकता है। और इसके अलग उसके जिसकी आप बात कर रहे हैं ट्रेड टैरिफ्स को डिस्कस करने के लिए, उसके लिए अलग अलग जगह है। लेकिन इंडिया और चाइना के बीच बायलैटरल इस बात को लेके हुआ है, तभी डीएस्केलेशन हुआ है ना पूरी सिचुएशन का। वो 24 सितंबर की शायद बात है, तो जिसमें गलवान बाकायदा एजेंडा में था। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग अभी से नाना करते रहे और देखे नहीं कि ऐसा कोई रिश्ता जो पहले थोड़ा खट्टा था अब मीठा हो सकता है और उसके मीठा होने से भारत का फायदा होगा, तो हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए। मैं कह रही हूँ साम दाम दंड भेद, जो भारत के लिए अच्छा वो करना चाहिए, जो भारतीयों के लिए अच्छा है वो करना चाहिए, जिससे हमारे किसानों को, हमारे जो कॉटेज इंडस्ट्री के जो ओनर्स हैं, जो हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं, जो हमारी जेम्स इंडस्ट्री है, उनको कुछ राहत मिले और उसके लिए अलग मार्केट्स भी हो और कहीं किसी तरह का दबाव दिखे। और अगर आप देखते हैं कि 2-3 बड़े देश संगठित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका असर एक ऐसे मुल्क पर पड़ता है जो एक तरह से बड़ा तानाशाह तरीके से अपने टैरिफ्स को लगा रहा है। वहां की भी सुप्रीम कोर्ट ने बात का फटकार लगाई है डोनाल्ड ट्रंप पर। 7-4 का वो जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट अमेरिका में उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाई तौबा मचाई है कि अगर ये हट गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वो क्या होता है नहीं होता है नहीं पता। सुरेंद्र भाई, साम दाम दंड भेद, जिसने पंचशील नहीं समझा, जिसने 2014 में प्रधानमंत्री का बढ़ाया हाथ, वो 5 फिंगर्स जो एरिया पूरा लद्दाख के आगे का है वहां पर जिसने ध्यान नहीं दिया, आज जो चीजों को समझ रहा है साम दाम दंड भेद से, क्या वो समझ रहा है इन चीजों को या फिर ये केवल पिक्चराइजेशन है चीन की तरफ से? अभी देखिए, चीन सबसे ज्यादा गैर जिम्मेवार मुल्क है भारत के लिए, गैर विश्वसनीय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी आए थे, 17 बार नरेंद्र मोदी जी गले लगे थे शी जिनपिंग के, 17 बार। 5-7 बार चाय भी पिलाई थी, 2-4 बार झूला भी झुलाया था, 1-2 बार उनको अपने गांव भी ले गए थे। और जब चीन मोदी जी गए थे उनके गांव भी जाने की कोशिश किए थे। और उसके बाद मिला क्या हमको? हमारे 20 सैनिकों की शहादत। और जब चीन के राष्ट्रपति हिंदुस्तान में थे तब वो अरुणाचल में अपना गांव बना रहा था। ये रिश्ते अच्छे करने होते हैं। और उसके बाद आप बताइए, इसी क्या नाम, चीन ने पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश के जरिए पूरा हिंदुस्तान को घेर लिया। एक भी हमारा मित्र राष्ट्र नहीं है। और नेपाल भी एक भी हमारा मित्र राष्ट्र नहीं रह गया। सब जगह पे चीन जो है सैनिक तरीके से भी, व्यापारिक तरीके से भी और डिप्लोमेटिक तरीके से भी हमको घेर रहा है। और हम चीन की शरण में जा रहे हैं, चीन की गोद में बैठ रहे हैं जाकर के। और वो चीन जिसने अपनी पाकिस्तान को कॉलोनी जैसा बना लिया। शरण में बैठना होगा, RIC की बात करना, आप इसको एक्सप्लेन की। राजनीति थोड़ी देर के लिए किनारे, क्या आपको व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि चीन की शरण में बैठना है? जो चीन हमारे लिए बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है, उसके ऊपर 1% भरोसा करना भी उसकी शरण में बैठने जैसा है। आज आपने देखा नहीं कि प्रधानमंत्री जी कैसे हाथ बढ़ा रहे थे और उन्होंने कैसे बगैर मुस्कुराए हाथ मिलाया है? आपके सामने है। भाषा की डिप्लोमेसी तो सब लोग जानते हैं। 17 बार जो क्या नाम चीन के गले मिले थे प्रधानमंत्री, आज 18वीं बार मिल पाए क्या?
आपके सामने जिनको उन्होंने चाय पिलाई, किस तरीके से अजनबी की नजरों से देख रहे थे। आज आपको एक चीज समझ लीजिए, वो भारत को एक बाजार के रूप में देख रहे हैं। अब तक हमारा घाटा 100 अरब डॉलर का है, और अगर हमने जरा सा भी उनके साथ हाथ बढ़ाया तो ना हमारी सीमा की रक्षा होगी और हमारा घाटा 200 अरब डॉलर का हो जाएगा। डॉक्टर दुआ, आप एक तरफ कह रहे हैं कि अमेरिका को जवाब देने के लिए। फॉर्मर कॉमर्स सेक्रेटरी, वाणिज्य सचिव मेरे साथ इस वक्त जो है। डॉक्टर दुआ, क्या आपको लगता है कि 100 अरब डॉलर, जिस बारे में सुरेंद्र भाई बात कर रहे हैं, आंकड़ों को वो भी सामने रख रहे हैं, रिलेशंस को वो भी समझते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या हैं, लेकिन क्या वाकई यही सच है जिसको भारत को सतर्क रहना होगा, जो इस वक्त सुरेंद्र भाई बता रहे हैं? या फिर आपको लगता है हाथ मिलाना, गले मिलना, ये चीजें जो अभी हो रही हैं, इससे अलग हटके जो मैसेज है वो उतना प्रभावी नहीं है? राजीव जी, कोई नहीं कह रहा कि चीन और भारत के आपस में एक दूसरे के गले मिलते रहे, कि बहुत बड़े मित्र हो जाएं। वो नहीं, कब ना आपका दावा है, ना भारत सरकार का, ना मैं कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, अभी तक हम 7 साल से एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे। राइट। ये एससीओ की मीटिंग में जाना एक अवसर मिला है कि हम उनके साथ बातचीत फिर शुरू करें। कारण पहले भी बरसों से, आज थोड़ी जो कह रहे हैं कि घाटा है, घाटा क्या है जी? ट्रेड डेफिसिट है, हम सामान ले रहे हैं, क्या उसकी पेमेंट कर रहे हैं। दुआ साहब, आपको लगता है अंदर ही अंदर चीन भी चाहता है कि ये बातचीत आगे बढ़े, कुछ चीजों पर बात हो? यही तो कह रहा हूं जी राजीव जी, मैं यही कह रहा हूं कि ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड लॉस नहीं है, हमें सामान मिलता है। दुनिया में हमें कुछ सामान कहीं से भी खरीदना हो, हम अगर उनके साथ डेफिसिट है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज का खर्चा है और कुछ नहीं, लॉस नहीं है। और आज हमारे पास $700 बिलियन रिजर्व है। हमें अपने आवश्यक वस्तुएं चाहिए, जहां पे हमें सस्ती मिलती हैं, जहां पे हमें कन्वीनियंट है, हम उससे लेते हैं। वो ट्रेड डेफिसिट होता है, वो लॉस नहीं है। तो कारण अमेरिका ने नहीं, अमेरिका कह सकता है कि मुझे 200 बिलियन डॉलर का लॉस है, मैं जो $250 बिलियन का मैं चीन से क्या लेता हूं। वो उसके ऊपर टैरिफ की बात करता है, पर टैरिफ लगा नहीं रहा, क्योंकि उसको मालूम है कि वस्तुएं उनके पास आवश्यक है, वो चाहते हैं। और चीन साथ साथ अपनी भाषा में उनको समझा रहा है कि देखिए, मैं मेरे से मैं लास्ट कमेंट ले लेता हूं, मेरे पास अब समय कम है, 1 मिनट का है। सुरेंद्र भाई से ही कमेंट ले लेता हूं। सुरेंद्र भाई, अब सारी चीजों को किनारे रखते हैं और मैं आपका अनुभव जानना चाहता हूं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुलाकातें आपसी विरोध के दायरे में नहीं होती। क्या तियानजिन में मुलाकातों से संबंधों में मजबूती आएगी, या यह समय की मांग है कि नजदीक आना पड़ेगा? देखिए, भारत सरकार एक विफल विदेश नीति को प्रतिनिधित्व कर रही है। भारत सरकार ने हमारी घोषित विदेश नीति से, घोषित अर्थनीति से देश को भटका दिया है। पहले अमेरिका के साथ में इन्होंने डिप्लोमेटिक रूप से गलत तरीके से इस्तेमाल किया भारत के संपर्कों का, संबंधों का। अब चीन के साथ, उससे पहले चीन के साथ। सच बात यह है कि आतंक और क्या नाम ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। जिस आतंकी पाकिस्तान को चीन पूरी तरीके से अपनी शरण में रखे हुए है, उसके साथ बहुत सोच समझ करके चलना होगा। बॉर्डर इश्यूज हमारे पहले से डिस्प्यूटेड है, और हमें भी पता है मिस्टर दुआ कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है और व्यापार घाटा क्या होता है, हमें भी मालूम है। आप देश की बात कीजिए, अगर हम $12 बिलियन उनको भेज रहे हैं और $100 बिलियन उनसे ले रहे हैं, तो ये हमारा ट्रेड डेफिसिट है। सामान तो ले रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर के व्यापारी का क्या हाल हो रहा है आपको मालूम है? आपको मालूम है कि जो हाथ की घड़ी है या जो वॉल की घड़ी है चाइना से आती है, तो यहां के हिंदुस्तान के घड़ी व्यापारियों का क्या होता है? आपको मालूम है कि चाइना से अगर जब टाइल्स आती है तो हिंदुस्तान के टाइल्स व्यापारियों का क्या होता है? जरा सोच के देती है। फार्मा इंडस्ट्री का जो सामान है वो हम लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री हमारे यहां सामान बनाती है, उस इंडस्ट्री के सामान, उस इंडस्ट्री को मार करके चीन की इंडस्ट्री को यहां पर रखना, ये मेरे ख्याल से आप जैसे लोग कर सकते हैं, हिंदुस्तानी तो नहीं करेगा। नहीं, मैं इसमें एक्सपर्ट्स को इस तरीके के व्यक्तिगत कमेंट पे नहीं लाऊंगा। डॉक्टर दुआ साहब फॉर्मर कॉमर्स सेक्रेटरी रहे हैं, और शायद वो आपके भी कार्यकाल में रहे हो जब यूपीए की सरकार रही हो। मैं ये मानता हूं, ये समझ पा रहा हूं आप लोगों से चर्चा के बाद, मुद्दे बहुत हैं और बहुत तकनीकी हैं,
और ये तकनीकी मुद्दे समझने के लिए समय लगेगा कि अभी जो तस्वीरें खिंच रही हैं उसके पीछे जो बातचीत हुई है उसमें क्या क्या हुआ है। क्या चीन भी अंदर ही अंदर ये नहीं चाहता कि सारी चीजें सुलझें, क्योंकि वो भी अपने पैरों पर एक लंबे समय तक बड़ी कुल्हाड़ी मारकर बैठा रहा है। 7 साल का वक्त निकला है, देखते हैं इस मुलाकात के बाद आगे क्या होता है। सुरेंद्र भाई बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अजय दुआ आपका भी, और शाजिया इल्मी जो अभी मेरे साथ मौजूद नहीं है उनका भी बहुत धन्यवाद कि वो मेरे साथ जुड़ी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।